हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ठोस अवस्था। ये एक पूरा चैप्टर है आपके ठोस अवस्था पर। देखो, हमने पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया है पिछली क्लास में। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? गैस, द्रव और ठोस। गैस अवस्था में गैस के अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, अधिकतम दूरी पर रहते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखो। द्रव अवस्था में अवयवी कण गैस की तुलना में पास पास रहते हैं और ठोस अवस्था में अवयवी कण न्यूनतम दूरी पर, या कह सकते हैं हम जितना निकट हो सकते हैं उतना निकट रहते हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं 2 कारकों पर निर्भर करती हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरा अंतर आणविक आकर्षण बल। ठीक है, देखो ऊष्मीय ऊर्जा और अंतर आणविक आकर्षण बल की बात करें तो अंतर आणविक आकर्षण बल ऊष्मीय ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो आकर्षण बल में कमी आती है। ऊष्मीय ऊर्जा को कम करते हैं तो अंतर आणविक आकर्षण बल में वृद्धि होती है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि करने पर अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और अंतर आणविक आकर्षण बल में वृद्धि होने पर अवयवी कण एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो जब ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं तो ये अवयवी कण दूर दूर हो जाएंगे, जिससे ठोस अवस्था किसमें बदल जाएगी? द्रव अवस्था। और अवयवी कण और ज्यादा दूर हो जाएंगे तो द्रव अवस्था किसमें बदल जाएगी? गैस अवस्था। यानी अंतर आणविक आकर्षण बल में वृद्धि होने पर अगर वृद्धि कर दी जाए तो ठोस, अंतर आणविक आकर्षण बल वृद्धि कर दी जाए तो गैस किस बदल जाता है? द्रव। और द्रव किस बदल जाता है? ठोस। क्लियर? आकर्षण बढ़ता जाएगा, अणु पास पास आते जाएंगे, तो गैस के अणु पास आ जाएंगे तो किस बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव के अणु पास आ जाएंगे तो बदल जाएगा ठोस। अगर ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में अगर वृद्धि होती है तो अंतर आणविक आकर्षण बल में कमी आती है। अंतर आणविक आकर्षण कम होता है तो अणु दूर दूर होते हैं, जिसके कारण ठोस किस बदल जाएगा? द्रव में। और द्रव किसमें बदल जाएगा? गैस। ठीक है, तो ये पदार्थ की अवस्थाएं एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं अगर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो। इस चैप्टर में हम ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे चारों ओर अधिकांश पदार्थ ठोस अवस्था में ही पाए जाते हैं। हम ज़्यादातर अधिकांशतः ठोस पदार्थों का उपयोग करते हैं। अब ठोस पदार्थों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो द्रव और गैस में नहीं पाए जाते। ठोस पदार्थों में कौन कौन से विशेष गुण पाए जाते हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। देखो, ठोस पदार्थ में पहला गुण क्या होता है कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जैसे ये चौक है, इस चौक का आकार निश्चित है। इस चौक को मैं साथ में रखूंगा तो भी इसी तरह रहेगा, दूसरी जगह रखूंगा तो भी इस तरह रहेगा। इसका आयतन भी नहीं बदलेगा। लेकिन द्रव का आकार बदल जाता है। अगर द्रव को हम किसी पात्र में भरते हैं तो द्रव उसी पात्र के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है।
और गैस का आकार भी बदल जाता है और गैस का आयतन भी बदल जाता है। गैस को अगर हम गुब्बारे में भरते हैं तो उसका आकार गुब्बारे के जैसा रहता है, ठीक है, लेकिन ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। तो पहला गुण है ठोस का आकार व आयतन निश्चित होते हैं। दूसरी बात, ठोस कठोर व दृढ़ होते हैं। ठोस कठोर होते हैं और दृढ़ होते हैं। तीसरा, ठोस में अवयवी कण निकटतम दूरी पर या निकटतम व्यवस्थित रहे। अवयवीकण निकटतम यानी अवयवीकण एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास रहते हैं, इतने ज्यादा पास रहते हैं, न्यूनतम दूरी पर रहते हैं। जितना ज्यादा पास हो सकते हैं ठोस के अवयवीकण उतने ही पास रहते हैं। ठोस के अवयवीकणों के मध्य आकर्षण बल या अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है। अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, जिसके कारण ठोस के अवयवीकण पास रहते हैं। आकर्षण बल इनमें गैस और द्रव की तुलना में बहुत ज्यादा प्रबल होता है। ठोस के जो अवयवी कण हैं निश्चित स्थिति पर ही रहते हैं, स्थिति नहीं बदलते। वे केवल अपनी माध्य स्थिति पर क्या करते हैं, कंपन करते हैं। ठोस के अवयवीकण गति नहीं करते हैं, केवल अपनी माध्य स्थिति पर क्या करते हैं, वो कंपन। जैसे हम किसी ठोस को चोट मारते हैं तो उसके अवयवीकण कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति पर। नेक्स्ट, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब ठोस को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अवयवीकण निकटतम दूरी पर रहते हैं। अब उसको दबाएंगे तो अवयवीकण और ज्यादा पास नहीं आ सकते हैं। इसका मतलब ठोस कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस के अवयवीकण बहुत ज्यादा पास रहते हैं, इसलिए ठोस का घनत्व अधिक होता है। गैस और द्रव की तुलना में घनत्व ज्यादा होता है ठोस का। ठोस के अवयवीकण विसरण नहीं करते हैं, विसरण नहीं होता है। अवयवीकणों में विसरण नहीं कर पाते हैं या इनमें विसरण अत्यंत कम होता है, जबकि गैस और द्रव के अवयवीकण विसरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी गुण पाए जाते हैं ठोस में। ये गुण केवल ठोस में होते हैं, द्रव और गैस में नहीं पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। ठोस दृढ़ भी होते हैं और कठोर भी होते हैं। ठोस के अवयवीकण निकटतम दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। ठोस असंपीड्य होते हैं। ठोस के अवयवीकण गति नहीं करते हैं, केवल माध्य स्थिति पर कंपन करते हैं। इनका घनत्व उच्च होता है। ठीक है, ये सभी गुण पाए जाते हैं किसमें, ठोस में।
अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं। ठोस में अवयवी कण जिनसे ठोस का निर्माण होता है वो होते हैं ठोस के अवयवी कण। और ठोस के अवयवी कण की व्यवस्था किस प्रकार की है, इस आधार पर ठोस को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के ठोस होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। दो तरह के होते हैं ठोस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, यानी अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो नियमित होती है। अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में ही व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ठोस को बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? अवयवी कण नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवी कण नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण अनियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, नियमित ज्यामिति अगर है तो क्रिस्टलीय ठोस, अनियमित ज्यामिति अगर है तो अक्रिस्टलीय ठोस होती है। जैसे ईंट होती है, ईंटों को एक एक करके ऊपर नीचे रख करके व्यवस्थित रूप से रखते हैं। एक ईंटों को वैसे उसका ढेर पटक देते हैं। जहाँ ढेर पटक देते हैं तो वो हो गए एक अनियमित व्यवस्था होगी उसकी। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में इसी तरह होते हैं कि कोई व्यवस्था नहीं होती है और अनिश्चित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की एक निश्चित व्यवस्था होती है। जैसे स्टूडेंट्स जब क्लास में बैठते हैं तो उनके बैठने का तरीका निश्चित होता है, एक निश्चित तरीके से वो बैठते हैं। लेकिन जब इंटरवल होता है तो इंटरवल में सब एक दूसरे में मिल जाते हैं, बिखर जाते हैं इधर-उधर, तो उनकी जो व्यवस्था अनिश्चित हो जाती है। इसी प्रकार का पैटर्न होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान रखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल देखें हम। देखो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलीय ठोस है और क्वार्ट्ज कांच ये एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय है और क्वार्ट्ज कांच अक्रिस्टलीय है। इनकी व्यवस्था देखें हम किस तरह व्यवस्थित है इनमें अवयवी कण। देखो क्वार्ट्ज का डायग्राम देखें हम। ये क्वार्ट्ज की व्यवस्था देखते हैं। उसमें अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रकार के अवयवी कण हैं, ये क्वार्ट्ज के अवयवी कणों की व्यवस्था है। देखो क्वार्ट्ज में अवयवी कण दो तरह के हैं, तो ये अवयवी कण
कि जो व्यवस्था है वो नियमित है। कैसी व्यवस्था है? यहाँ पर नियमित व्यवस्था है अवयवीकरण की। ठीक है, लेकिन जो क्वार्ट्ज कांच होता है वो अक्रिस्टलीय होता है और यहाँ अवयवीकरणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती है। यहाँ अवयवीकरणों की व्यवस्था नियमित नहीं है। इसमें अवयवीकरण अनियमित रूप से व्यवस्थित है। इनका जो व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है वो निश्चित नहीं होता है। ये किसी भी तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं, कोई इनका निश्चित पैटर्न नहीं होता है। इस तरह के ठोस होते हैं कौन से? अक्रिस्टलीय ठोस। ये अक्रिस्टलीय ठोस है क्वार्ट्ज कांच। इसकी व्यवस्था कैसे भी हो सकती है, जैसे हमने बनाया, इसके अलावा दूसरे तरीके हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अवयवीकरणों के व्यवस्थित होने का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में देखो अवयवीकरण एक नियमित रूप से व्यवस्थित है। यहाँ पर फिर यहाँ पर एक लंबी दूरी तक इनका व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो निश्चित रहता है। क्रिस्टलीय ठोस के इसके अलावा और भी एग्जाम्पल, ज्यादातर ठोस जो हम देखते हैं वो क्रिस्टलीय होते हैं। जितनी भी धातुएं हैं, लोहा है, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आयनिक ठोस जैसे NaCl है, KCl है, NaNO3 है, Na2SO4 है, ये सब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसके अलावा हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल निश्चित है। कांच, कोई भी कांच, चाहे क्वार्ट्ज कांच है चाहे सामान्य कांच, कोई भी रबर, प्लास्टिक, कोक, ये सब कैसे ठोस होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं। कोई भी कांच, किसी भी प्रकार का रबर, चाहे वो प्राकृतिक रबर है चाहे संश्लेषित रबर है, संश्लेषित में भी कोई सा भी रबर हो सकता है। प्लास्टिक कोई भी हो, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हो, वो कैसा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इनके अलावा जो भी ठोस होते हैं सामान्यतः क्रिस्टलीय होते हैं। सभी धातुएं, आयनिक ठोस, NaCl, KCl, Na2SO4, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि, ये सब कौन से ठोस हैं? क्रिस्टलीय ठोस है। ये ध्यान रखने का तरीका क्या है कि कांच, रबर, प्लास्टिक ये अक्रिस्टलीय हैं। इनके अलावा जो बच गए सामान्यतः क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। समझ में आ गए? तो ध्यान रखेंगे ठोस दो प्रकार के हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में और कौन से गुण पाए जाते हैं, इनमें क्या अंतर होता है, उसकी बात करें हम। देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। पहला तो हमने बताया कि क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अवयवीकरण की ज्यामिति क्या रहती है? नियमित ज्यामिति। यहाँ ज्यामिति कैसी होती है? अनियमित ज्यामिति। ठीक है। दूसरा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरणों की दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरणों की लघुपरासी व्यवस्था होती है। लघुपरासी और दीर्घपरासी से क्या मतलब है?
दीर्घपरासी का मतलब अवयवी कणों के व्यवस्थित होने का पैटर्न एक जैसा रहता है लंबी दूरी तक, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है वो बार बार परिवर्तित होता रहता है। पहले एक पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं, फिर दूसरे पैटर्न में, फिर तीसरे में, इस तरह उनका पैटर्न बदलता रहता है व्यवस्थित होने का। जबकि क्रिस्टलीय ठोस में व्यवस्थित होने का जो पैटर्न है बार बार एक जैसा ही होता है, बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, एक जैसा पैटर्न बार बार आता रहता है। तो इसको बोलेंगे दीर्घपरासी, और जब पैटर्न बार बार बदलता है तो उसको बोलेंगे लघुपरासी व्यवस्था। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता दर्शाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता दर्शाते हैं। समदैशिकता और विषम दैशिकता का मतलब क्या है, इसको पढ़ेंगे हम आगे टॉपिक आएगा। क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक है वो निश्चित होता है। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं, जबकि अक्रिय ठोस का जो गलनांक है वो निश्चित नहीं होता है। गलनांक कैसा होता है इनका, अनिश्चित होता है। यानी क्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म करते हैं तो पहले क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर ही, एक फिक्स ताप होता है उस पर वो पिघल जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर पहले वो ठोस से अर्ध ठोस में बदलते हैं, फिर अर्ध ठोस से फिर द्रव में बदलते हैं। यानी उनका गलनांक बिल्कुल फिक्स नहीं होता, एक परास होती है कि इतने से इतने परास पर वो पिघलना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस का एक फिक्स ताप होता है, उस फिक्स ताप पर वो पूर्ण रूप से पिघल जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे ठोस होते हैं ये, वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, आभासी। कैसे ठोस होते हैं ये, आभासी ठोस। इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, अतिशीतित द्रव। क्रिस्टलीय ठोस तो है वास्तविक ठोस, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव के समान होते हैं। जैसे द्रव को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है तो वो ठोस अवस्था में बदल जाते हैं, उस प्रकार के ठोस होते हैं कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। सुपर कूल्ड होते हैं, अधिशीतित द्रव होते हैं, इनको अधिशीतित द्रव कहा जाता है। इनमें बहुत मंद गति से बहने का गुण भी पाया जाता है, बहुत मंद गति से बहते रहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, इसलिए इनको बोलते हैं अधिशीतित द्रव। क्रिस्टलीय ठोस को जब किसी चाकू से काटते हैं तो जो नई सतह बनती है, नई सतह, दो नई सतह बनेगी, वो सपाट, वह कैसी होती हैं, चिकनी होती हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब काटा जाता है तो जो सतह बनती है वो अनियमित होती है, अनियमित सतह बनती है। जैसे मान लीजिए किसी भी ठोस को हम काटते हैं बीच में से, जैसे इस चौक को काट दिया तो काटने पर दो नई सतह बन गई, एक इधर बन गई, एक इधर बन गई। तो जो दोनों नई सतह बनेंगी वो कैसी होंगी, सपाट और चिकनी होंगी, प्लेन और स्मूथ होती है, किसमें, क्रिस्टलीय ठोस में। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को जब हम काटते हैं तो जो सतह बनती हैं वो अनियमित होती हैं, वो सपाट और चिकनी नहीं होती हैं। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल देखे हमने, सभी प्रकार की धातुएं, आयनिक ठोस, हीरा, ग्रेफाइट, ये सब कैसे ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल देखे हमने क्या, कांच, रबर और प्लास्टिक। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में कोई दो अंतर बताइए, तीन अंतर बताइए, तो हमें ये ध्यान रखना है। क्लियर, समझ में आ गए, दोबारा सुन लेंगे। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, नियमित व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोस में अनियमित व्यवस्था होती है, इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था, इनकी लघुपरासी व्यवस्था। ये विषम दैशिकता दर्शाते हैं, ये समदैशिकता दर्शाते हैं। गलनांक निश्चित है, गलनांक अनिश्चित है। ये वास्तविक ठोस है, ये आभासी ठोस या अधिशीतित द्रव होते हैं। इनको काटने पर नई सतह सपाट और चिकनी प्राप्त होती है, इनको काटने पर सतह अनियमित प्राप्त होती है। विषम दैशिकता व समदैशिकता।
विषमदैशिकता क्या होती है, समदैशिकता क्या होती है, इसका डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम। देखो, विषमदैशिकता क्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है और समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोस का गुण होता है। विषमदैशिकता से क्या तात्पर्य है? किसी भी क्रिस्टलीय ठोस, देखो विषमदैशिकता का मतलब ही क्या है? विषम यानी असमान, दैशिकता यानी दिशाओं में। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण, जैसे उसका अपवर्तनांक है, उसकी ताप चालकता है, उसकी वैद्युत प्रतिरोधकता है, इनके जो मान है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होता है। यानी दिशा बदलने पर इन गुणों के मान भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के गुण को बोलते हैं विषमदैशिकता। देखो क्या कहा मैंने, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के कुछ गुण, जैसे अपवर्तनांक, वैद्युत प्रतिरोधकता, तापीय चालकता, ठीक है, के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं या भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इसको बोलते हैं विषमदैशिकता। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस की अलग अलग दिशाओं, एक ही ठोस है लेकिन उसकी अलग अलग दिशाओं में उसका अपवर्तनांक, उसकी तापीय चालकता, उसका वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मान है वो भिन्न भिन्न होता है। इसको बोलते हैं विषमदैशिकता। अब क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का विषमदैशिकता प्रदर्शित करने का कारण है उनकी नियमित ज्यामिति। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं, इसी कारण क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। देखो इसको हम समझते हैं एक चित्र के द्वारा। जैसे दो प्रकार के अवयवी कण हैं, ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, ये क्रिस्टलीय ठोस की क्या है? अवयवी कण। जो नियमित रूप से व्यवस्थित है। देखो अवयवी कण है, नियमित रूप से व्यवस्थित है। ये दूसरे प्रकार के अवयवी कण है जो यहाँ बीच में स्थित है, चारों के बीच में, इसी तरह चारों के बीच में, इसी तरह यहाँ। ये अवयवी कण है दूसरे प्रकार के, यानी दो प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना हुआ है ये कोई क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एक क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण है जो नियमित रूप से व्यवस्थित है। अब क्रिस्टलीय ठोस की दो अलग अलग दिशाओं, एक दिशा ये ले लेते हैं और एक दिशा ये ले लेते हैं। इसको नाम दे दिया हमने ए बी दिशा, और ये हो गई सी डी दिशा। ए बी दिशा और सी डी दिशा, दो दिशाएं हैं। ठीक है, अब देखो ए बी दिशा में देखें हम, तो ए बी दिशा में अवयवी कण, देखो एक ही प्रकार की, इस पंक्ति में देखो एक ही प्रकार के अवयवी कण आ रहे हैं, इसी प्रकार इस पंक्ति में देखो एक ही प्रकार के अवयवी कण आ रहे हैं। ठीक है, यानी सभी अवयवी कण एक ही प्रकार के हैं, इस पंक्ति में सभी अवयवी कण एक प्रकार के। अब सीधी दिशा में देखें हम, सीधी दिशा में इस पंक्ति को देखो, क्या सभी अवयवी कण एक जैसे हैं? नहीं, एक अवयवी कण है फिर दूसरे तरह का, फिर अलग फिर अलग। तो ये अवयवी कण इधर देखो, क्या सभी अवयवी कण एक जैसे हैं? नहीं। तो ए बी दिशा में तो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है
अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो अलग प्रकार की है। तो क्रिस्टलीय ठोस की अलग अलग दिशाओं में अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग प्रकार की है, जो इस चित्र से हमें समझ में आ रही है। इसी कारण क्रिस्टलीय ठोस के ये जो गुण होते हैं, इनके मान भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब बात करें हम समदैशिकता की। समदैशिकता समदैशिकता दर्शाते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। समदैशिकता का मतलब समझ गए होंगे आप। सम यानी समान, दैशिकता यानी दिशाओं में, यानी अक्रिस्टलीय ठोस की अलग अलग दिशाओं में इनके गुण, अपवर्तनांक है, तापीय चालकता, वैद्युत रोधकता, ये जो गुण हैं इनके मान अलग अलग दिशाओं में भी समान प्राप्त होते हैं। दिशा बदलने पर भी इन गुणों के मान परिवर्तित नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या? समदैशिकता। और समदैशिकता अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है, ये ध्यान रखेंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उनमें अवयवी कण नियमित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अवयवी कण अनियमित ज्यामिति में व्यवस्थित होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोस क्या दर्शाते हैं? समदैशिकता दर्शाते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो ये हो गई समदैशिकता और विषमदैशिकता। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों के मध्य किस प्रकार का आकर्षण होता है, उस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। एक होते हैं आणविक ठोस, दूसरे होते हैं आयनिक ठोस, एक होते हैं सहसंयोजी ठोस, और एक होते हैं धात्विक ठोस। ठीक है? ये 4 प्रकार के ठोस होते हैं अंतर आणविक बल के आधार पर। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। इनका एक एक करके अध्ययन करें हम। तो पहले बात करते हैं आणविक ठोस की। आणविक ठोस, आणविक ठोस में अवयवी कण कौन होते हैं? ये कौन से अवयवी कणों से बनता है? अणुओं से। यहाँ अवयवी कण कौन होते हैं? अणु। आयनिक ठोस में अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। अब अंतर आणविक आकर्षण बल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। वो द्विध्रुव आकर्षण भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन बंध भी हो सकता है, वो लंदन बल भी हो सकता है। ये जो आणविक ठोस होते हैं ये मुलायम ठोस होते हैं। मुलायम ठोस का मतलब ये सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर पर ये सामान्यतः द्रव या गैसीय रूप में रहते हैं, लेकिन निम्न ताप पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है। गलनांक इनका कैसा होता है? निम्न। ये विद्युत प्रतिरोधी होते हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। आणविक ठोस में अवयवी कणों के मध्य उपस्थित आकर्षण बल के आधार पर इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोस के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से? एक तो होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, एक होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, और एक होते हैं हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध युक्त
आणविक ठोस। ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध, इनके नाम से ही क्लियर हो जाए कि ध्रुवीय आणविक ठोस यानी ये ध्रुवीय होते हैं, इनमें ध्रुव होते हैं, प्लस और माइनस सिरे रहते हैं। जैसे ठोस HCl, HCl ध्रुवीय है, H+Cl, ठोस HCl जो है वो ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण है। इसी तरह ठोस SO2 ये भी कैसा है, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा आकर्षण होता है? ध्रुवीय आणविक ठोस में पाया जाता है द्विध्रुव। कौन सा आकर्षण होता है ध्रुवीय आणविक के मध्य? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण पाया जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस में। ये याद रखने वाली बात है कि ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा आकर्षण होता है? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। जो ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे HCl, SO2 ये ध्रुवीय आणविक ठोस के अक्षर। ध्रुवीय का मतलब जिसमें दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो ध्रुवीय होते हैं। या जिनमें द्विध्रुव आगमन का मान 0 से ज्यादा होता है वो होते हैं क्या? ध्रुवीय। अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस जैसे ठोस H2, ठोस I2, ठोस CO2, ठीक है। जितनी भी अक्रिय गैसें होती हैं ठोस अवस्था में, ठोस आर्गन, ठोस हीलियम, ठोस नियोन, तो ये सब अध्रुवीय होते हैं। ये सब क्या है? अध्रुवीय अणु है। और अध्रुवीय अणु में कौन सा आकर्षण होता है? लंदन बल। कौन सा आकर्षण होता है? लंदन बल होता है, या इसको बोलते हैं परिक्षेपण बल। अध्रुवीय आणविक ठोस में लंदन बल पाया जाता है अणुओं के मध्य। ये सब अध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण हैं। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, ऐसे ठोस जिनमें अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध का अध्ययन किया है हमने। देखो हाइड्रोजन बंध कब बनता है? जब हाइड्रोजन दो उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य उपस्थित होता है। जैसे जब हाइड्रोजन क्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है, ये उच्च विद्युत ऋणी परमाणु हैं, इनके मध्य जब हाइड्रोजन आ जाता है तो एक दुर्बल बंध का निर्माण करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। तो ऐसे अणु जिनमें क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और इसके साथ हाइड्रोजन है, तो उनमें बनता है हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बनता है तो वो कौन सी अवस्था में बदल जाते हैं? ठोस अवस्था। जैसे ठोस H2, ठोस H2 में हाइड्रोजन बंध होता है। इसी तरह ठोस NH3, ठोस HF जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो और नाइट्रोजन, ऐसे यौगिक बनाते हैं हाइड्रोजन। जैसे ठोस H2 में ऑक्सीजन है, ठोस NH3 में नाइट्रोजन है, ठोस HF अगर HF है तो उसमें क्लोरीन आ गया, तो इनमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आकर्षण होता है? हाइड्रोजन बंध होता है। इसके नाम से होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ठीक है, तो आणविक ठोस तीन तरह के हो गए। ध्रुवीय, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा आकर्षण होता है? द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण। अध्रुवीय आणविक ठोस में लंदन बल या परिक्षेपण बल होता है। और हाइड्रोजन बंध युक्त में हाइड्रोजन बंध होता है। इनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए हमें, ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे पूछा जाता है कि ठोस H2O, ठोस H2O किस प्रकार का आणविक ठोस है? ठोस H2 किस तरह का आणविक ठोस है? ठोस I2 किस प्रकार का आणविक ठोस है? या ठोस H2 में कौन सा अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है? ठीक है, इसके बाद में दूसरा आणविक ठोस कौन सा है? दूसरा ठोस है आयनिक ठोस। दूसरा प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में अवयवी कण कौन होंगे? नाम से पता चल रहा है कौन है? आयन। आयन का मतलब धनायन भी हो सकता है और ऋणायन। धनायन ऋणायन दोनों ही होते हैं, ये नहीं कि एक प्रकार का आयन होगा।
आयनिक ठोस में धनायन भी होंगे और ऋणायन भी होंगे, ये अवयवी कण होते हैं। और ये जो आयन होते हैं त्रिविम में नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं नियमित रूप से। और इनमें कौन सा आकर्षण होता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया, आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इनका गलनांक उच्च होता है, क्योंकि ये जो आकर्षण है वो प्रबल है, इसलिए इनका गलनांक कैसा होता है? उच्च होता है। ये भंगुर होते हैं और कठोर होते हैं। भंगुर का मतलब चोट मारने पर ये बिखर जाते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत के क्या है? ये कुचालक हैं। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में आयनों के मध्य प्रबल आकर्षण होने के कारण आयन गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में आयन गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं, क्यों? या आयनिक ठोस गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, क्यों? ठीक है, तो ये आयनिक ठोस के गुण हैं, ध्यान रखेंगे। अवयवी कण में आयन होते हैं, अवयवी कण त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, गलनांक उच्च होता है, भंगुर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तीसरे प्रकार के ठोस कौन से हैं? सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस नाम से मतलब है सहसंयोजी ठोस। इसके अवयवी कण कौन है? इसमें अधातु परमाणु। कौन होंगे? अधातु परमाणु इसके अवयवी कण होते हैं। और इनमें कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध। अवयवी कणों के मध्य दिशात्मक सहसंयोजक बंध पाया जाता है। आयनिक ठोस को हम विशाल अणु, जाइंट मॉलिक्यूल, विशाल अणु या इनको बोलते हैं नेटवर्क ठोस। इनको क्या कहते हैं? विशाल अणु या नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। सहसंयोजी ठोस जो होते हैं ये भी कठोर होते हैं, गलनांक इनका भी उच्च होता है। ये विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, सामान्य विद्युत के अचालक। इसमें ग्रेफाइट एक अपवाद है जो विद्युत का क्या होता है? चालक। ग्रेफाइट अपवाद है जो विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट ऐसा सहसंयोजी ठोस है जो विद्युत का चालक है। इसके अलावा सभी सहसंयोजी ठोस विद्युत के अचालक होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट और हीरा ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सहसंयोजी ठोस के। ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब कौन से ठोस हैं? सहसंयोजी ठोस। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट की संरचना हमने पिछली क्लासों में देखी है। हीरा जो है और ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है कार्बन। कौन संकरण होता है? कार्बन का sp2। यहाँ कार्बन का संकरण कौन सा होता है? sp3। यहाँ पर एक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है कार्बन के पास और इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ये विद्युत का क्या होता है? चालक। जबकि ग्रेफाइट हीरे में sp3 संकरण होता है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बनों से बंध बनाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखें कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है
जो मुक्त रूप से विचरण करने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसीलिए ये विद्युत क्या होता है, ये चालक होता है। इसमें ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण sp2 होता है और हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। क्लियर? इसके बाद में बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कौन सा ठोस है, धात्विक ठोस। चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में अवयवी कण कौन होंगे, धातु। कौन होंगे, धातु परमाणु जो आयन के रूप में धातु धनायन भी कह सकते हैं इसको हम। इसमें धातु धनायन क्या कह सकते हैं, धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन के रूप में रहते हैं और ये धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें धातु के धनायन पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इनमें मुक्त रूप से विचरण करते हैं। इसीलिए धातु जो है विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं, ताप के भी चालक हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, विद्युत के चालक। ऊष्मीय चालक का भी कर सकते हैं, अघात वर्धनीय होते हैं और तन्य होते हैं। ठीक है, जितने भी धातु जो सब कौन से ठोस होते हैं, धात्विक ठोस होते हैं। सभी धातुएं धात्विक ठोस होते हैं। देखो धात्विक ठोस का हम डायग्राम देखें तो मान लीजिए ये है धात्विक ठोस। मैंने कहा कि धात्विक ठोस जो है वो धनायन के रूप में है और ये धनायन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। मतलब जैसे ये धातु है और ये इलेक्ट्रॉन क्या करके क्या बनाता है, धनायन। एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन भी चार्ज सकता है, धातु परमाणु, और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी चार्ज सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल जालक में इनके बीच बीच में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से रहते हैं। इस तरह की समस्या होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके बीच में रहते हैं धनायन। इसीलिए कह सकते हैं कि धनायन जो है इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में डूबे रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं गति करने के लिए और ये इनके बीच में निरंतर गति करते रहते हैं। इसीलिए ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, चालक होते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धातु परमाणु के बीच में बंध पाया जाता है, धात्विक बंध पाया जाता है। जितनी भी धातु हैं वो सब किस प्रकार के ठोस होते हैं, धात्विक ठोस। क्लियर? तो अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार हो गए, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैंने तुमको बताया है, तो इनको ध्यान से पढ़ेंगे। इन पर 1 या आधा नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है।